गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज हम बात करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान की। जैसे आपको पूछा गया कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, च वर्ग का क्या होता है, ट वर्ग का क्या होता है, त वर्ग का क्या होता है, प वर्ग का क्या होता है। तो वैसे ही जो वो अंतस्थ जो भी होते हैं हमारे वर्ण, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, जो भी उष्म वर्ण होते हैं उनके उच्चारण स्थान क्या होता है। अगर आपको पूछा जाए कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, जैसे हम बोलते हैं कि 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। कुल वर्ण जो वो आपको पता होगा कि 44 जो वो होते हैं। ठीक है, कई बार जो वो बोलते हैं कि हिंदी में जो कुल वर्ण है वो जो वो 52 होते हैं। या कई बार बोलते हैं कि मानक संख्या जब वो 56 है उनकी। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? वो सभी डाउट्स अब आपके आज क्लियर हो जाएंगे। हम देखेंगे संयुक्ताक्षर वर्ण जो वो कौन से होते हैं, विदेशी स्वर कौन से होते हैं, अयोगवाह कौन से होते हैं, विदेशी व्यंजन कौन से होते हैं, ताड़नजात कौन से होते हैं। ठीक है, तो उस सभी क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं। ओष्ठ जो वो क्या होता है, दंत जो वो कैसे जो वो हम लोग बोलते हैं उच्चारण स्थान, मूर्धा कहाँ से जो वो मतलब कि आवाज कहाँ से आती है, कहाँ किसका जो वो यूज होता है, जीभ जो वो किसके साथ जो वो मतलब कि टकरा करके या किसके साथ जो वो मिलती है तभी जो वो उच्चारण स्थान, तो सब कुछ जो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे कंठ क्या होता है, तालु क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने जो वो ए इसका हो गया नाक, और ए हो गया इसका मुंह, और यहाँ पे ऐसे यस। ठीक है, तो यहाँ जैसे होंगे इसके ओंठ। ठीक है, तो मैंने बोल दिया ओष्ठ। ठीक है, ओंठ को ओष्ठ बोल दिया मैंने। और यहाँ पर इसके दांत दांत हो गए। ठीक है, होंठ के अंदर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दंत। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने दंत। ठीक है, या इसको दंत्य बोलेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे ऊपर लिख लिया मैंने। ये है नासिका। ठीक है, नाक, नासिका मैंने यहाँ पे लिख लिया। चलिए नासिका को छोड़िए, नासिका को बाद में देख लेंगे। नासिका तो आपको पता ही है कि नासिका नासिका होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो दांत है, दांत के जो पीछे होते हैं वो जो वो मसूड़े होते हैं। ठीक है, मसूड़ों को बोलते हैं मुर्दा। ठीक है, मसूड़े मतलब कि मुर्दा। ठीक है, मुर्दा, मसूड़े मतलब मुर्दा। मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, ज्यादा ढंग से नहीं लिख पा रहा हूँ, तो आपने जो बोलने पे ध्यान देना है। ठीक है, तो मुर्दा के ऊपर जो भी आपका जैसे जीभ जो वो ऊपर की तरफ जब आप लगाओगे तो वहां पे जो वो जिसके साथ लगेगी, मतलब जीभ ऊपर वाली साइड जो भी मसूड़ों के ऊपर वाली साइड होती है, जैसे ए वाली मैं साइड बोल रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं तालु। ठीक है, इसको बोलते हैं तालु। इसको जो आप तालव्य बोल सकते हो, तालव्य, तालु। या इसका जो भी उच्चारण स्थान हो गया, उच्चारण स्थान नहीं, उसका जो भी नाम है, उच्चारण स्थान तो तालु हो गया, लेकिन उसका नाम बोलेंगे तालव्य। ठीक है, और तालव्य के बाद जब क्या आ जाता है, हमारा कंठ आ जाता है। कंठ आ जाता है। देखिए हमारे जो भी विचार है वो कहाँ से आ रहे हैं, हमारे मन से, दिल से आ रहे हैं। ठीक है, अंदर से आ रहे हैं। ठीक है, तो विचार जैसे ही ऊपर तक आ रहे हैं तो कैसे कैसे आवाज आएगी वो सभी बात करेंगे। सबसे पहले आ गया, देखिए इसको जो वो कैसे याद रखना है, इसको आप ऐसे याद रखिए जैसे सबसे पहले विचार जो वो अंदर से आ रहे हैं। ठीक है, अंदर से आ रहे हैं, सबसे पहला नंबर हो गया। अगर आप ऐसे सीक्वेंस में याद रखोगे तभी जो आप एकदम से इसी वीडियो में देखते देखते याद कर लोगे। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है कंठ। ठीक है, कंठ को दो वन नाम। ठीक है, कंठ मैंने यहाँ पे लिखा, तो कंठ जो वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, कंठ जो वो सबसे पहले नंबर पर आएगा। तो कंठ के बाद क्या आता है, कंठ के बाद जो वो यहाँ पे मैंने बोला कि तालु आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर हो गया तालु का। ठीक है, और थर्ड नंबर पे तालु के बाद जो वो आपको मैंने बताया मुर्दा, मुर्दा जो मसूड़े। ठीक है, मसूड़े। तो थर्ड नंबर पे आ जाएगा मुर्दा, मतलब कि मसूड़े। ठीक है, तो थर्ड के बाद जो वो फोर्थ। ठीक है, ऐसे आपने सीक्वेंस में ही याद रखना है। और सीक्वेंस में मतलब मसूड़ों के पहले जो वो कौन था, वो दंत था, तो थर्ड के बाद फोर्थ हो जाएगा दंत, और फिफ्थ हो जाएगा हमारा ओष्ठ। ठीक है, फिफ्थ हो जाएगा ओष्ठ। बस आपने सिर्फ इतना याद रखना है फिलहाल के लिए, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ। कंठ मैं फिर से लिख लूँ एक बार। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले ए, मैंने सिर्फ इतना बताया, सिर्फ आपको ऐसे याद रह जाए कि सीक्वेंस में कैसे याद करना है उसको। ठीक है, सबसे पहले आता है कंठ। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है तालु, थर्ड पर आता है मुर्दा। ठीक है, थर्ड पर आता है मुर्दा, और फोर्थ पर आ जाएगा दंत, और फिफ्थ पर आ जाएगा ओष्ठ। ठीक है, फिफ्थ पर आ जाएगा ओष्ठ। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। तो कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ। आई होप आपने जो वैसे लर्न कर लिया होगा, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ। देखिए सबसे पहले जो वो कंठ, कंठ पे जो वो मतलब कि कंठ आएगा सबसे पहले, फिर जो वो तालु आ जाता है। ठीक है, जैसे मैंने वो चित्र बनाया था उसी हिसाब से आप देखिए, फिर मुर्दा, मुर्दा के बाद दंत, फिर बाहर तो ओष्ठ निकल, ओष्ठ से बाहर निकल गई। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको इतना भी पता होना चाहिए, जैसे क वर्ग में कितने होते हैं, तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। क वर्ग होता है सबसे पहले, च वर्ग होता है फिर। ठीक है, च वर्ग होता है, उसके बाद ट वर्ग होता है। ठीक है, ट वर्ग के बाद त वर्ग होता है, और त के बाद जो वो प वर्ग होता है। ठीक है, तो ये जो वो 20 होते हैं टोटल। देखिए क वर्ग में 5 होते हैं, कौन कौन से, क ख ग घ और ng। ठीक है, और च में कौन कौन से होंगे, च में होंगे च छ ज झ, और च छ ज झ, और त्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट है ट वर्ग। तो ट वर्ग में जो वो ट, ठ, ड, अड, ढ और ण। ठीक है, और त वर्ग में त, थ, द, ध, न, और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ठीक है, और ये तो हो गए। अच्छा 20, मैंने 20 बोल दिया गलती से। यहाँ पे जो वो टोटल, यहाँ पे जो वो कितने हैं, टोटल 5 है। 5 जो वो यहाँ पे वर्ग है। ठीक है, 5 वर्ग में जो वो हर एक में 5-5 है। ठीक है, आप देखेंगे हर एक में 5-5 है, जैसे क ख ग घ अंग। ठीक है, तो 5-5 है सभी में, तो 5 यहाँ पे वर्ग हो गए, 5-5 हो गया, 5 5 5 जा 25, तो 25 यहाँ पे टोटल स्पर्शी व्यंजन हो गए। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन हो गए। और होते हैं जैसे अंतस्थ,
ठीक है, अंतस्थ हो गए जैसे य, र, ल, ब, य, र, ल, ब। ठीक है, आपने ऐसे ही याद रखना है क्योंकि जब मैं यहाँ पे बताऊँगा टेबल बनाऊँगा उच्चारण स्थान का तो आपने ऐसे ही आपको याद होना चाहिए। अंतस्थ और उसके बाद उसमें जो भी वर्ण होते हैं जैसे स और स हो गया और स हो गया। ठीक है, तो ह भी होता है। ठीक है, तो ये जो सारे इनके बात करेंगे और एक होता है अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार जैसे कि आपको पता होगा कि बिंदी ऊपर लगती है। बिंदियों के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। जैसे आगे कोई बिंदी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, पीछे होती है, ऊपर होती है, नीचे होती है, तो उसके बारे में भी मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे अंक के बाद जो होता है तो विसर्गों की भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये सभी जो वो आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कंठ की। ठीक है, कंठ जो उच्चारण स्थान देखिए हम यहाँ पे बोलना भी सीखेंगे। जैसे आपको पता होगा कि स को कैसे बोलते हैं और ये वाला स है और ये वाला जो स है। ठीक है, तो इनको जो भी उच्चारण स्थान है वो कैसे करेंगे, कैसे जो वो आवाज आनी चाहिए, कहाँ पे जो आपकी जीभ जो वो टकरानी चाहिए, जीभ जो वो कहाँ पे मिलनी चाहिए, तो वो भी हम बात करेंगे। बस आप इतना सा याद रख लो, इसे सीक्वेंस में कैसे रखना है याद वो आप ऐसे याद रख लो। फिर देखिए अब सबसे पहले बात करते हैं कंठ की, क्योंकि सबसे पहले आवाज जो सबसे पहले जो वो कंठ में ही आवाज आती है। ठीक है, अंदर से आती है तो सबसे पहले कंठ ही आता है। ठीक है, कंठ किस किस का उच्चारण स्थान है वो देखेंगे। ठीक है, सभी हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तो कंठ देखिए सबसे पहले तो जो भी स्वर है, ठीक है, 11 स्वर और 33 व्यंजन है हमारे। ठीक है, आ आता है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले कंठ है तो सबसे पहले और आ आता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्वर में से दो ले लिए मैंने, और आ। ठीक है, स्वर में से दो ले लिए। व्यंजन में जो है वो सबसे पहला जो भी वर्ग आता है, व्यंजन में जो भी सबसे पहला वर्ग आता है वो आता है हमारा क वर्ग। ठीक है, तो क वर्ग यहाँ पे सारा हो जाएगा। क वर्ग जैसे मैंने बोला तो क वर्ग में सारे आ जाएंगे, क ख ग घ ग। ठीक है, ये सारे कंठ से आवाज आ रही है सारी। जब आप देखेंगे बोलोगे तो देखिए कंठ पे जो वो जैसे वाइब्रेशन हो रही है। ठीक है, तो देखिए क ख ग घ ग। ठीक है, ये सभी जो वो कंठ से आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कंठ में। जब आप नीचे गले में जो वो कंठ पर जो वो जैसे नीचे जैसे हाथ लगाओगे तो यहाँ पे ऐसा लगेगा कि जैसे घ, तो अब वाइब्रेशन जो वो कहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो ये सभी जो वो इनके उच्चारण स्थान क्या होंगे, कंठ होंगे। और आ देखिए कैसे मैंने क्या बोला, जो भी स्वर होंगे उससे जो वो सबसे पहले याद कैसे रखेंगे, कंठ जब वो सबसे पहले आता है तो सबसे पहले पहले लें, पहले पहले कौन से स्वर में दो सबसे पहले ले लें और क वर्ग पूरा ले लें। ठीक है, क वर्ग आता है व्यंजन में सबसे पहले, क वर्ग आता है सबसे पहले व्यंजन में। ठीक है, और इसी के साथ जो वो क्या लेंगे, जो विसर्गे होती है वो भी साथ लेंगे, जैसे ठीक है, तो विसर्गे भी साथ में होंगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे ही हम सभी के देखेंगे, जैसे कंठ, कंठ हो गया इसका उच्चारण स्थान, तो इसका जो नाम होगा वो होगा कंठ है। ठीक है, इसका जो नाम होगा वो होगा कंठ है। ठीक है, तो कंठ हो गया। नेक्स्ट कंठ के बाद क्या आता था, तालु आता था। ठीक है, कंठ के बाद क्या आता था, तालु आता था। अब देखिए तालु, तालु का मतलब क्या है, जैसे जीभ जो आप ऊपर वाली साइड लगाइए तो वो सारा क्या है, तालु है। मतलब कि जीभ जो वो जब वो किसी वर्ण का जो वो उच्चारण स्थान करती बार जो वो हमारी जीभ जो वो ऊपर वाली साइड लगे तो वहां से जो भी ध्वनिया उत्पन्न होगी वो जो वो तालु उच्चारण स्थान होगा उनका। ठीक है, जैसे और आ ले लिया हमने। ठीक है, सेकंड आता है ई और ई। ठीक है, ई इमली और ई ईख आपने कई बार पढ़ा होगा, ई और ई। और उसके बाद जो वो दूसरा वर्ण कौन सा है, सॉरी वर्ग कौन सा है, क वर्ग हो गया कंठ में। ठीक है, क वर्ग के बाद आता है च वर्ग, तो च वर्ग इसमें सारा आ जाएगा। ठीक है, ई और ई सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, स्वर में थर्ड और फोर्थ फोर्थ ले लिए और च वर्ग यहाँ पे हमने पूरा ले लिया। ठीक है, च वर्ग हमने यहाँ पे पूरा लिया। च वर्ग मतलब च छ ज झ त्र। ठीक है, ये सारे जो वो किसका है, जब आप च बोलेंगे देखिए, च बोलिए च, तो आपकी जो जीभ है वो ऊपर वाली साइड लग रही है। प्रैक्टिकली देखिए, आप वो बोल के देखिए, जैसे च बोलिए च, तो आपकी जो जीभ है वो ऊपर तालू के साथ लग रही है। ठीक है, तालू के साथ लग रही है, इसलिए इसका स्थान जो वो तालू है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रखिए। प्रैक्टिकली देखेंगे तब तो बहुत ईजी है, लेकिन मैं जो वो ऐसे सीक्वेंस में याद करवा रहा हूँ ताकि आपको जो वो बोलने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे अगर मान लो आपको जो वो बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे स को कैसे बोलना है, स स स ठीक है, तो वहां पे आपको जो वो अगर ऐसे इनके उच्चारण स्थान पता होंगे तो आप वहां पे जो वो जीभ रख करके उसको बोल सकते हो। ठीक है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें देखा कि तालु जो होता है, ठीक है, तालु में से जो वो कहाँ कहाँ से कौन कौन से वर्ण बन रहे हैं, तो यहाँ से है ई और ई दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे च वर्ग भी आ गया पूरा। ठीक है, च वर्ग भी आ गया, च मीन्स च छ ज झ और त्र। ठीक है, च छ ज झ तो ये सारे जो वो किस में आ गए, तालु में आ गए। ठीक है, अब देखिए, अब आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो मैंने बोला था कि वर्ग कितने हैं, पांच है, तो पांच सभी में जो वो एक एक में पांच पांच है, 25 तो हो जाएंगे। लेकिन बाकी जो अंतस्थ और उसमें वर्ण बचे। ठीक है, जैसे जो सीक्वेंस में मैंने बताया था कि र ल ब और ए वाला स, फिर ए वाला स, फिर ए स, ठीक है, फिर ह, तो ए तो बच रहे हैं नीचे। अगर मैं ऐसे एक एक वर्ग वर्ग लेता जाऊं तो ये तो लास्ट में बच जाएंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, अब ऐसे याद रखिए कि इनका जो भी फर्स्ट फर्स्ट है वो भी ले लिया तालु के साथ, य और स। ठीक है, य और स। अब देखिए, अब मैं इस स को जब बोलना बताता हूँ कैसे बोलना है। ठीक है, य और स, तो य और स भी मैंने कहाँ पे डाल दिए, तालु में डाल दिए। ठीक है, अब य तो जब आप बोलेंगे तो आपकी जीभ जो वो तालु से लगेगी। य बोलिए तो आपकी जीभ जो वो जीभ आगे वाला पार्ट नहीं, जीभ से थोड़ा सा पीछे वाला पार्ट जो वो ऊपर जरूर लगेगा। ठीक है, बोलिए जैसे य य। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो य मैंने तालु में डाल दिया। अब ये जो स है, ठीक है, अब स को बोलने से पहले आप देखिए ए वाला स है, जैसे तालु में बोल रहा हूँ। ठीक है, तालु
तो ए वाला स, इस स की बात कर रहा हूँ। तो इस स को बोलने के लिए आप क्या करिए, तालु है क्योंकि इसका जो भी उच्चारण स्थान, तो आप जो वो जीभ को तालु के साथ ऊपर लगवाइए, फिर स बोलिए। देखिए स, देखिए ऐसे आवाज आनी चाहिए स की, स, ठीक है। तो ऐसे इसकी आवाज आनी चाहिए, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ऐसे जो वो य और स का भी उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु, और इसका जो नाम है वो है तालव्य, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है थर्ड मूर्धा, ठीक है। उसके बाद मूर्धा आता था। तो मूर्धा मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है, मूर्धा। तो मूर्धा में से देखिए, अब हमारे पास कौन सा एक इसमें जो वो वैसे री भी आ जाता है इसमें, ठीक है। री, री, जैसे आप री बोलेंगे तो मूर्धा, देखिए जीभ जो वो कहाँ पे टकराई है, तो आप ध्यान से देखिए री। और इसमें जो भी नेक्स्ट वर्ग है, नेक्स्ट वर्ग क और च हो गए। नेक्स्ट आता है ट वर्ग। तो ट वर्ग सारा आ जाएगा इसमें। ट वर्ग जैसे मैं बोल रहा हूँ, ट का मतलब है ट ठ ड ढ और ण, ठीक है। ये सभी जो वो कहाँ से आ रहे हैं, मूर्धा से आ रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, मूर्धा से हो गए, सॉरी, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो ट वर्ग आ गया, ठीक है। और इसमें जो वो री भी आ गया, ठीक है। और देखिए जो मैंने उसमें स्वर और अंतस्थ बोले थे, ठीक है। उसमें से य और स तो पहला-पहला आ चुका है। य और स तो आ चुका है, लेकिन सेकंड सेकंड नहीं आया। तो सेकंड है र, और इसका जो दूसरे वाला है वो है स, ठीक है। तो ए वाले दोनों मैं मूर्धा में डालूँगा। अब देखिए इनका इस वाले स को बोलने का तरीका देखिए, इस वाले स को बोलने का तरीका देखिए। अब देखिए इसकी जो भी मैंने कहाँ पे डाला है, ये डाला मैंने मूर्धा में। इसका जो भी नाम होगा वो होगा मूर्धन्य, ठीक है। मूर्धा में इसको डाल दिया मैंने। तो यहाँ पे जो वो मूर्धा, मूर्धा मीन्स जो भी आपके मसूड़े हैं, ठीक है। तो आप स जब बोलेंगे, तो आप जो वो जैसे जो भी मसूड़े हैं वहाँ पे जो वो आपकी थोड़ी-सी मतलब कि वाइब्रेशन होनी चाहिए, मतलब कि जीभ जो वो वहाँ पे लगनी चाहिए। तो आप बोलिए जैसे ठीक है। तो यहाँ पे जो वो मूर्धा के साथ जो वो आपकी जीभ लगनी चाहिए, वहाँ पे वाइब्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो भी जो वो इस वाले ए वाला स हो गया, और र, ठीक है। र बोलेंगे तब तो आपकी जीभ जो वो लग ही रही है उसके साथ, ठीक है। र बोलिए, र, ठीक है, लग रही है जीभ मसूड़ों के साथ। तो र और स ये भी किसके जो वो होंगे, मूर्धा के उच्चारण स्थान होंगे। मूर्धा इसका उच्चारण स्थान होगा। तो ये हो गए री हो गया इसमें, और ट वर्ग तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब मूर्धा के बाद देखिए कौन सा आता था, मूर्धा के बाद दंत आता था। दंत के पीछे मूर्धा था, तो मूर्धा के बाद दंत। तो देखिए दंत किस किस का उच्चारण स्थान है। अब देखिए हम कहाँ पे पहुंच गए थे, एक इसमें लरी भी आता है, लेकिन ये संस्कृत का वर्ड है, इसको छोड़िए, ठीक है। लरी अगर पूछा जाए तो वो भी दंत है, ठीक है। लेकिन दंत का जो वो क्या है देखिए, दंत इसमें जो वो एक कौन सा वर्ग बच गया, क भी हो गया, च भी हो गया, ट भी हो गया, त वर्ग बचा। तो त वर्ग सारा आ जाएगा, ठीक है। त वर्ग मीन्स त थ द ध न, ठीक है। आप बोलिए त थ द ध न, आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके दांत है वहां पे वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है। उनके बिना जो वो ये बोले नहीं जाएंगे, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है वो इनके उच्चारण स्थान क्या है, दंत हो जाएगा, ठीक है। त थ द ध न, तो त वर्ग पूरा हो जाएगा, ठीक है। त वर्ग जो वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा। और देखिए सुनिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, जैसे आपको पता है कि अंतस्थ और उसमें जो वर्ण होते हैं, स स स, ठीक है। और य र ल, तो पहला पहला तो हमने कर लिया था, जैसे मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ, य र ल और व, ठीक है। और यहाँ पे स और स और स, ठीक है। तो हाँ, ठीक है। इनका जो भी पहला पहला था वो कहाँ पे डाल दिया था हमने, तालु में डाल दिया था। इनका जो भी सेकंड सेकंड था, वो जो हमने मूर्धा में डाल दिया था, ठीक है। मूर्धा में डाल दिए थे। और थर्ड थर्ड जो वो अब कहाँ पे डालेंगे, दंत में डाल देंगे। मतलब कि ल और स जो वो किस में होंगे, किसके उच्चारण स्थान होंगे, मतलब कि इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, वो जो वो इनका दंत होगा। तो ल और र भी हो गए, ठीक है। सॉरी, ल और स भी हो गए, ल और स। तो जब आप स बोलेंगे, तो आपकी जो वो जैसे जो भी आपकी जैसे ऊष्मा निकल रही है, ठीक है, वो जो वो दांतों से जानी चाहिए ऐसे बाहर को, ठीक है। ठीक है। तो स बोलना है सिंपल तरीके से, कोई भी आपने जीभ जो वो ऊपर नीचे नहीं करनी है, स बोलिए सिंपल, ठीक है। स, तो इसका जो वो उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंत हो गया, इसको बोलेंगे दंते, ठीक है। नेक्स्ट है ओष्ठ, ठीक है। लास्ट हमारा ओष्ठ है, लेकिन बहुत कुछ हम और भी डिस्कस करेंगे। ओष्ठ देखिए, ओष्ठ हमारे जो वो कौन कौन से बच गए। अच्छा, यहाँ पे मैं जो वो थोड़ा सा आपको बताना भूल गया, जैसे आ के मतलब याद रखने का सीक्वेंस में बताया था वैसे मैंने, आ रहा था पहले, ठीक है। फिर ई आएगा, ठीक है। उसके बाद जो वो री आ गया सीधे ही, ठीक है। लेकिन ऊ और ऊ, अब देखिए ऊ और ऊ तो आपको पता है, ऊ और उल्लू और ऊन, ठीक है। इनके उच्चारण स्थान तो ओष्ठ है, ये तो देखने से ही पता चल रहा है, बोलने से पता चल रहा है। ऊ जैसे बोलेंगे तो ओष्ठ, ओष्ठ देखिए कैसे, ओष्ठ के बिना तो बोला ही नहीं जाएगा, ऊ और ऊ, ऊन, ठीक है। तो इसका तो पता चल रहा है, तो ऐसे आप इसको याद रखिए। तो इसका जो भी उच्चारण स्थान है ओष्ठ, इसमें आ जाएंगे स्वर कौन कौन से आ जाएंगे, ऊ और ऊ, ऊ उल्लू वाला और ऊ ऊन वाला आ जाएगा। और लास्ट जो भी वर्ग बचा हमारा प वर्ग, प वर्ग में कौन कौन से होते हैं, प फ ब भ म। तो प फ ब भ म बोल के देखिए, आपके जो ओष्ठ का यूज होगा, अगर ओष्ठ अगर आप पकड़ लोगे ऐसे, एक उंगली से ऊपर वाला ओष्ठ पकड़िए, एक वाले नीचे वाला पकड़िए, फिर बोलिए प, नहीं बोल पाओगे। तो इसका मतलब ये तो बहुत ही सिंपल है, प फ ब भ म। तो यहाँ से तो पता चल रहा है, ठीक है। तो इसका स्थान हो जाएगा ओष्ठ, इसका जो उच्चारण स्थान है वो हो जाएगा ओष्ठ, नाम हो जाएगा ओष्ठ है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, अब हमने जो वो कंप्लीट कर लिए, लेकिन बचे कौन कौन से, ठीक है। हमने जब वो अभी ए और आई की बात नहीं की, हमने जब वो ए और आई की बात नहीं की। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग मैं बता रहा हूँ, ए का जो भी उच्चारण स्थान है, अब देखिए ए जो वो दो से मिलकर बना है, ए जो वो दो से मिलकर बना है, किस किस से, और ई से मिलकर बना है ए, ठीक है। और ए वाला किससे मिलकर बना है, ए जो वो और अच्छा यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे ई,
इमली ईख होगा, ठीक है। तो ए जो वो जब मात्रा यहाँ पे लगी तो यहाँ पे जो वो ऐसे लग गया, ठीक है। तो ए जो वो इससे मिलकर बना है और ए जो वो इससे मिलकर बना है। अब देखिए इनके उच्चारण स्थान क्या है, मतलब दो उच्चारण स्थान होंगे, उन दोनों को मिला दिए, दोनों के उच्चारण स्थान इकट्ठे कीजिए, वो हो जाएगा। तो ए का क्या हो जाएगा, अ और ई। अ का क्या होता था, कंठ होता था। और ई का क्या था, तालु था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कंठ जमा तालु, कंठ तालव्य जो है इसका हो जाएगा, कंठ तालव्य इसका हो जाएगा। और वैसे ही आई का भी हो जाएगा, ठीक है। इसका भी उच्चारण स्थान वही है, अ और ई, इमली और ई ईख का सेम ही, ठीक है। तो कंठ तालव्य जो इन दोनों का हो जाएगा, याद रखिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए और कौन-कौन से बच गए, और बच गए हमारे पास ओ और औ, ठीक है। ओ और औ बच गए। अब देखिए ये भी तो दो-दो से मिलकर बने हैं, वो दो-दो से मिलकर बने हैं। जैसे इसमें इसमें से अगर मैं अ और ऊ से मिलकर बना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, ऊन वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ए मिलकर बना है इससे अ और ऊ, ठीक है। ऊ उल्लू ऊन वाला उल्लू, ठीक है। अच्छा ऊन वाला उल्लू नहीं, ऊ ऊन वाला ऊ, ठीक है। तो यहाँ पे अ प्लस ऊ, और यहाँ पे जब औ होगा, तो यहाँ पे ऊ ऊन वाला होगा, और ओ जब होगा तो ऊ ही होगा अकेला, ठीक है। तो इन ये भी दो-दो से मिलकर बने हैं। अब देखिए यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा उच्चारण स्थान होगा, ठीक है। का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठी होता है, ठीक है। ऊ का देखिए ऊ ऊ ऊ मीन्स ओष्ठ, ठीक है। तो इसका हो गया कंठोष्ठ है, ठीक है। कंठोष्ठ है इसका नाम हो गया सीधा सा। और एक बच गया था हमारा वर्ण, वो था व, ठीक है। व ये स्पेशल वर्ड है जो भी बच के लास्ट में, ठीक है। ये एक्सेप्शन में आ जाएंगे, ठीक है। तो वह वर्ड जो वो इसका जो उच्चारण स्थान है वो, तो आप देख रहे होंगे वो जो वो ओष्ठ से बोला जा रहा है, और दंत से भी थोड़ी सी वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा दंत जमा ओष्ठ, तो दंतोष्ठ है जो वो इसका हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। कई बार पूछा गया एग्जाम में। और एक बच जाता है ह, ठीक है। ह का जो उच्चारण स्थान है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए ये ह जब बोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कंठ से तो आवाज आ रही है, लेकिन पूरी कंठ से नहीं आ रही है। जैसे आप बोलोगे तो बोलोगे, स्वर बोलोगे जो भी, तो वहां पे जो वो अच्छा सारे स्वर नहीं, और आ बोलेंगे तो आपको पता है कि कंठ से आवाज आ रही है। लेकिन ह बोलेंगे तो आपको लग रहा है कंठ की किसी मध्य से आवाज आ रही है, ठीक है। तो इसका जो भी उच्चारण स्थान होता है वो बोलते हैं हम लोग स्वर यंत्र, ठीक है। स्वर यंत्र, या अगर उसका उच्चारण स्थान पूछा जाए तो आपने बोलना है अली जीवा, ठीक है। अली जीवा आपने बोलना है, अली जिह्वा। तो इसको आप याद रखिए, वेरी इंटरेस्टिंग है। और एक बच जाता है अनुस्वार, मतलब कि अंक, ठीक है। अनुस्वार इसका तो आपको बताया, अनुस्वार जब आप अंग बोलेंगे तो नासिक से आवाज आएगी, तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो हो जाएगा नासिक, और नाम हो जाएगा इसका नासिक है, ठीक है। नासिक है जो वो इसका उच्चारण नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो भी थे वो कंप्लीट कर लिए हैं वैसे, लेकिन कुछ और भी वर्ण है, कुछ और भी वर्ण है, जैसे संयुक्ताक्षर बोलते हैं उसको, ठीक है। संयुक्ताक्षर होते हैं, जैसे संयुक्ताक्षर में कौन कौन आ जाते हैं, जैसे क्ष हो गया, ठीक है। जैसे त्र हो गया, जैसे गिया हो गया, ठीक है। ये जो बच गए, वैसे स्र हो गया। तो ये जो वो कई मतलब कि दो इसमें जो वो वर्ण होंगे और एक जो वो स्वर होगा, दो वर्णों और एक स्वर से मिलकर बने हैं वैसे। तो संयुक्ताक्षर में स की बात करते हैं, ठीक है। फिर उसके उच्चारण स्थान की बात करते हैं, बाकी आप कर लेंगे। एक बताऊंगा मैं सिर्फ। तो क्ष जो वो किस किस से मिलकर बना है, देखिए। क्ष जो वो इसमें देखिए जो भी क होता है वो मिलकर बना है। एक तो उसके क हो गया, ठीक है। क आधा ले लिया मैंने, और पूरा ले लिया, मतलब कि स्वर। तो एक व्यंजन और एक स्वर, ठीक है, ऐसे मिलकर बना है। जब हम किसी व्यंजन को जो वो मतलब कि आधा कर देते हैं, स्वर रहित कर देते हैं, तो नीचे जो विसर्ग लग जाती है, ठीक है। इसको बात को आप याद रखिए। तो वैसे ही हमने जो यहाँ पे स का लिखना है, तो स जो वो इसमें क आधा होगा, ठीक है। क आधा होगा, और एक ए वाला स होगा। अब मुझे बताइए ए वाला जो स है, इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, ठीक है। इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तो मूर्धा है। मूर्धा मतलब मसूड़े, तो स बोलिए, लेकिन मूर्धा के साथ जीभ को लगा कर बोलिए स, 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 ठीक है। तो यहाँ पे क स और क स और स है, तो यहाँ पे हो जाएगा अ भी हो जाएगा साथ में। तो ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के साथ विसर्ग है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए इनका जो भी वैसे ही आपने तोड़ना है, जैसे त्र का हो गया, त्र का क्या होगा, त आधा, और र हो जाएगा आधा, और अ हो जाएगा इसमें। वैसे ही ज्ञ का क्या हो जाएगा, ज्ञ या ज्य इसको बोला जाता है कई बार, ठीक है। ज वैसे तो हम इसको ज्ञ ही बोलते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा में जब हम बोलते चले जा रहे हैं तो वैसे वैसे इनके नाम भी थोड़े से चेंज होता है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ऐसे ज्ञ ज्य की ज्ञ हो गई, ठीक है। तो ज, और यहाँ पे हो जाएगा त्र, और यहाँ पे हो जाएगा ठीक है। और वैसे ही स्र, ठीक है। स्र में जो वो ए वाला स आ जाता है, ठीक है। स, तो ए वाला स, और इसमें जो वो र और आ जाएगा, ठीक है। अब इनके उच्चारण स्थान आपको पता है, इनके उच्चारण स्थान आपको पता है, तो एक बता देता हूँ। जैसे स का मैंने बोला, क होगा आधा, और ए वाला स होगा, और ए वाला जो वो मतलब कि होगा, फिर स्वर होगा, ठीक है। तो क का आपको पता है, क का उच्चारण स्थान क्या बोला था, ख जो वो सबसे पहले वर्ग में आता है, तो सबसे पहले कंठ ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंठ, ठीक है। और ये जो स है तो वो तो अभी बात की मूर्धा, ठीक है। मूर्धा, और का तो आपको पता है कंठ, कंठ मूर्धा कंठ, तो इसका नाम हो जाएगा कंठ मूर्धा कंठ है, कंठ मूर्धा कंठ है, कंठ है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने जो भी संयुक्ताक्षर मैंने बताया, त्र स स्र और क्ष, यह, ठीक है। तो वो सभी आपने याद रखने हैं। एक होता है विकसित स्वर,
ठीक है, विकसित स्वर या आप पूछते हैं विकसित स्वर या अनुनासिक या चंद्रबिंदु। ठीक है, चंद्रबिंदु देखिए जैसे आँख लिखते हैं हम लोग, आँख, ठीक है, आँख लिखते हैं। देखिए पहले जो वो संस्कृत में ऐसे चंद्रबिंदु नहीं लगाया जाता था, ठीक है? चंद्रबिंदु होता ही नहीं था। ये तो हमने जो वो हिंदी भाषा में जो वो यूज़ करना शुरू किया इसको, ठीक है? तो ये हमने जो वो क्रिएट किया है इसका। तो चंद्रबिंदु हमने बनाया है, तो वो विकसित स्वर है, तभी तो इसको विकसित स्वर बोला गया है, चंद्रबिंदु, ठीक है? तो ये जो वो देखिए जैसे अनुस्वार होता है, अनुस्वार का मतलब है जो भी ऐसे यहाँ पे इसकी लाइन के ऊपर जो वो अ यहाँ पे जो बिंदी है, ठीक है? इसको बोलते हैं अनुस्वार। इस अनुस्वार का जो वो तद्भव रूप है, ठीक है? अनुस्वार मतलब कि संस्कृत, ठीक है? अनुस्वार मतलब कि जो संस्कृत से संस्कृत के वर्ड है, ठीक है? तो उसके बाद जो भी हमें हिंदी में जो भी प्रयुक्त होने लगे हैं, जैसे हमने जो वो चंद्रबिंदु लगा लिया, तो ये जो वो अनुस्वार का तत्सम शब्द हो गया। सॉरी तत्सम नहीं, तद्भव, क्योंकि तद्भव होते हैं जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि जो डायरेक्ट चेंज हो गए हैं, संस्कृत से हिंदी में चेंज हो गए, ठीक है? मतलब कि उसका नाम चेंज हो गया संस्कृत से, तो वो होते हैं तद्भव। तो देखिए अनुस्वार का जो वो यहाँ पे चेंज कर दिया हमने, यहाँ पे चंद्रबिंदु लगा दिया, तो ये इसको बोल सकते हैं कि अनुस्वार का है जो वो तद्भव रूप है, ठीक है? अनुस्वार का तद्भव रूप है। आप ऐसे इसमें क्या होता है कि ये जो वो हिंदी भाषा से आया है, लेकिन मतलब हिंदी भाषा में ये आया है, ठीक है? चंद्रबिंदु, संस्कृत में नहीं था ये, ठीक है? इसमें बोलने पर क्या होता है कि प्राण वायु जो होती है वो नाक और मुँह दोनों से निकलती है, नाक और मुँह जो वो दोनों से निकलती है। तो ये हो गया चंद्रबिंदु की बात। एक होता है विदेशी स्वर, एक होता है विदेशी स्वर। तो विदेशी स्वर में देखिए क्या होता है विदेशी स्वर में तो देखिए विदेशी जो स्वर होते हैं, ठीक है? अभी हमने जो वो चंद्रबिंदु की बात की, तो विदेशी स्वर में जो वो यहाँ पे ऊपर तो मतलब कि जो कर्व है वो तो होगा, ठीक है? चाँद तो होगा लेकिन बिंदु नहीं होगा, ठीक है? उसको बोलते हैं विदेशी स्वर, या तो इसको अर्ध चंद्र बिंदु भी बोलते हैं, या विदेशी मतलब मेहमान, ठीक है? मेहमान भी इसको बोला जा सकता है, तो मतलब कि ऐसे इसको याद रखना है, ठीक है? तो ये हो गया विदेशी स्वर। और एक होता है विदेशी व्यंजन, ठीक है? जैसे आप अच्छा विदेशी स्वर में जो वो कैसे लिखें, जैसे कॉलेज की आप बात करते हैं, ठीक है? कॉलेज, ठीक है? कॉलेज या डॉक्टर हो गया, ठीक है? इसमें आप विदेशी स्वर की यूज़ कर रहे हैं, इसमें आप चाँद तो लगा रहे हो लेकिन बिंदु नहीं लगा रहे हो, तो इनको बोलते हैं अर्धचंद्र बिंदु। बिंदु नहीं बोलेंगे, अर्धचंद्र, हाँ, बिंदु बोल देंगे, अर्धचंद्र हो गया, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे बिंदु नहीं लगा है, तो कॉलेज जैसे हो गया, तो ये भी जो वो यूज़ हो रहा है। अब देखिए विदेशी व्यंजन की बात करते हैं, जैसे विदेशी व्यंजन, ये तो हो गया विदेशी स्वर, तो विदेशी व्यंजन कौन से हुए? विदेशी व्यंजन में हमने जो वो पहले भी बात की थी, जैसे क हो गया, ठीक है? इसके ऊपर जो इसके आगे जो वो बिंदी लगा देंगे, ख हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास 5 है, क, ख और ग हो जाएगा और ज और फ हो जाएगा, ठीक है? लेकिन एनसीईआरटी में हमने बात की थी कि 3 होंगे ख, ज और फ, तो विदेशी व्यंजन की भी आप याद रखिए, ठीक है? अब बात करें ताड़न जात की, ठीक है? ताड़न जात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ताड़न जात क्या होते हैं, जैसे अतिसिक्त भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है? व्यंजन या द्विगुण भी बोला जाता है इसको, ठीक है? द्विगुण भी बोला जाता है या विकसित व्यंजन भी इनको बोला जाता है। जैसे जैसे हम लोग लिखते हैं ढक्कन, ठीक है? या ड डमरू लिखते हैं, ठीक है? ढ ढक्कन या ड डमरू लिखते हैं, तो वहाँ पे जब अगर ये तो ठीक है, लिख देंगे ड ढक्कन और ड डमरू, लेकिन जब इनके नीचे जो विसर्ग लग जाती है, सॉरी विसर्ग नहीं, बिंदी लग जाती है, तो ये अड़ा बन जाता है, और ये सॉरी ये जो वो अड़ा बन जाता है और ये अड़ा बन जाता है, ठीक है? जब इनके नीचे जो बिंदी लग जाती है, ठीक है? बिंदी लग जाती है। तो देखिए इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूँ, जैसे ये जो वो जैसे आप लिखते हैं ना क, क को तो मैं ऐसे स्वर रहित कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क को आधा कर दिया और इसमें से स्वर बाहर निकाल दिया, ठीक है? लेकिन ध्यान रखिए जो भी हमारे ताड़नजात है, ताड़नजात जो भी व्यंजन है, विकसित व्यंजन है, वो जो है अड़ है और अड है, ठीक है? तो इनको कभी भी स्वर रहित नहीं किया जा सकता, याद रखिए इनको कभी भी स्वर रहित नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि अगर स्वर रहित करूँगा तो देखिए किस तरह से दिखेंगे, तो ये जो वो ऐसे मैं लगा दूँगा विसर्ग और यहाँ पे लिख दूँगा अड़, ठीक है? और तो देखिए कभी भी हिंदी में जो वो ऐसे 2 मात्राओं का जो वो यूज़ नहीं होता, जैसे अगर आप के साथ ऐसे भी लिखेंगे और एक मात्रा और लगा देंगे तो ये थोड़ी ना बनेगा कुछ, ठीक है? तो वैसे यहाँ पे जो वो इस बिंदी के नीचे जो वो आप हलंत नहीं लगा सकते हो, इसके आधा नहीं कर सकते, इसको स्वर रहित नहीं किया जा सकता। तो आपको पूछा जाता है कि कौन से 2 ऐसे व्यंजन हैं, ठीक है, विकसित स्वर हैं जिनको जो वो स्वर रहित नहीं किया जा सकता, तो ये यही है अड़ और अड, ठीक है? मतलब कि व्यंजन जो वो आपको पता है कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो ये भी स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन अलग नहीं किया जा सकता इनसे, ठीक है? और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि इनसे कभी भी जो वो कोई भी शब्द जो वो शुरू नहीं होगा, जैसे अड़ और अड, ठीक है? इन आपने देखा होगा हिंदी में जो वो कभी भी ऐसे जो वो अगर नीचे बिंदी लगी होगी, आपने डमरू तो देखा होगा, डमरू लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे बिंदी नहीं होती है, वहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है? आप जब डमरू या तो आपको करेक्शन के लिए आएगा, तो वहाँ पे जब वो आपको लिखा होगा डमरू, नीचे जो बिंदी लगाई होगी, तो वो बिल्कुल गलत है। डमरू के नीचे बिंदी नहीं होगी, लेकिन क्योंकि जो भी ताड़नजात होते हैं, जैसे बिंदी होती है, तो उनसे तो कोई शब्द शुरू ही नहीं होता, ठीक है? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इनसे तो कोई शब्द जो वो शुरू ही नहीं होता, ठीक है? तो इसको भी आप याद रखिए। तो विदेशी स्वर, विदेशी व्यंजन के बारे में हमने बात की, संयुक्ताक्षर, विकसित स्वर हो गए, ताड़नजात हो गए, उच्चारण स्थान हो गए सभी, ठीक है? लास्ट में एक बचता है अयोगवाह, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट है अयोगवाह। तो अयोगवाह में जो भी मतलब हम जो वो अन्य वर्णों की बात कर रहे हैं, ठीक है? पहले तो हमने कुछ वर्णों की बात की 11 स्वर और 33 व्यंजनों की हम बात कर चुके हैं। अब अन्य स्वर आ रहे हैं, ठीक है? अन्य जो सॉरी अन्य स्वर या व्यंजन आ रहे हैं, ठीक है? अन्य वर्ग आ रहे हैं, तो वर्ण सॉरी वर्ण मैं बोलता हूँ, अन्य वर्ण आ रहे हैं, ठीक है? तो अयोगवाह में आपको पता है कि एक तो अंग आ जाता है, बिंदी ऊपर होती है, ठीक है? इसको अनुस्वार बोलते हैं, इसको जो वो अनुस्वार बोलते हैं, और एक विसर्ग आ जाती है, ठीक है? तो विसर्ग लगी होती है ऐसे, ठीक है? इनका याद रखिए, इनका प्रयोग जो वो व्यंजन वर्गों में नहीं होगा, जैसे अनुस्वार बिंदी लगी है ऊपर या विसर्ग लगी है, इनका प्रयोग जो व्यंजन वर्गों के साथ कभी नहीं होता, सिर्फ स्वरों के साथ होता है।
होता है, इसको आप याद रखिए। अब बात करें बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको पूछा जाता है कि वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है? तो वर्णों की संख्या आपको पता है कि 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। 11 और 33 हो गया 44, ठीक है 44। तो 44 हो गया। तो 44 अगर आपको पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में जो वो मूल वर्ण कितने हैं, तो ए है वो मूल वर्ण, ए है वो मूल वर्ण, ठीक है। मूल वर्ण जो वो कितने हैं 44 है। या आपको साधारण पूछा जाए साधारण वर्ण कितने हैं, तो वो 44 11 स्वर और 33 व्यंजन जिसमें आ जाएंगे। मतलब मूल वर्ण पूछे तो 11 स्वर और 33 व्यंजन, स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको जो वो ऐसे पूछा जाए कि कुल वर्ण कितने हैं हिंदी में, कुल वर्ण बोल दिए, गलती से उसने पूछ लिया कि कुल वर्ण कितने हैं, ठीक है। ये जो वो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले, कुल वर्ण कितने हैं, तो कुल वर्ण तो आपको बताया कि 52 है। तो 52 कौन कौन से हुए? एक तो अयोगवाह हुए, जो अभी हमने बात की योगवाह अंग और अ। एक संयुक्त अक्षर हो गए जो भी स, त्र और ज्ञ और स्र की हमने बात की थी, तो अयोगवाह 2 हो गए, संयुक्त अक्षर जो वो 4 हो गए। और ताड़न जात हमने अड और अड की बात की थी, अड और अड की बात की थी, तो वो भी हो गए ताड़न जात 2। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हमारे पास यहाँ पे हो गए 2 4 और 6 7 8 हो जाएंगे। तो 44 में जो वो 8 प्लस कर देंगे, 44 में 8 प्लस करेंगे तो 52 आ जाएगा, ठीक है। 44 में 8 प्लस करेंगे तो 52, यस 52 हो जाएगा। तो अगर पूछा है कुल वर्ण कितने हैं, तो 52 है, वो तो सबको पता है 52 है। लेकिन अगर एक और क्वेश्चन पूछा है कि जैसे मानक संख्या कितनी है, मानक संख्या, ये भी बड़ी वेरी इंटरेस्टिंग है मानक संख्या। तो मानक संख्या में जो वो विदेशी वर्ण भी आ जाते हैं, या देखिए विदेशी वर्ण भी आ जाते हैं। तो विदेशी स्वर और विदेशी वर्ण, ठीक है। एनसीईआरटी एनसीईआरटी में जो वो 3 ही है हमारे पास विदेशी, ठीक है। कौन कौन से? ख, च और फ। और एक जो वो स्वर भी साथ में लेंगे, तो स्वर हमने विदेशी स्वर के बारे में बात की थी। कौन? जैसे ऊपर जो वो चंद्र बिंदु, अर्ध चंद्र बिंदु, तो ये हो गए टोटल 4। और 4 मीन्स बुंजा में, सॉरी 52 में जो वो 4 प्लस करेंगे तो 56 आ जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि मानक संख्या कितनी है, मानक संख्या कितनी है वर्णों की, तो वो है 56। तो अ, यहाँ पे जो वो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो बताइए आपको जो वो कैसा लगा। एक बार छोटा सा रिकैप करते हैं कि वर्णों की संख्या, मूल वर्ण कितने हैं, तो मूल वर्ण कितने हैं 44। अगर आपको पूछा जाए हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं 52। अगर आपको पूछा जाए कि मानक संख्या कितनी है टोटल, तो 56 है, ठीक है। संयुक्त अक्षर कितने हैं 4 है, अयोगवा कितने हैं 2 है, विदेशी स्वर एक ही है, विदेशी व्यंजन जो वो कितने हैं 4 5, ठीक है। एनसीईआरटी में 3 और एक और आ जाता है। वैसे वैसे तो विदेशी व्यंजन जो वो 5 है, ठीक है, एनसीईआरटी की तरफ से 3 है, ठीक है। और ताड़जात जो वो 2 है, अड और ड, जिससे जो कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। विकसित स्वर में हमने बात की थी, विकसित स्वर जो वही की है चंद्रबिंदु, ठीक है, चंद्रबिंदु ही है। और हमने बात की थी कबर की, चौबर की, वो सभी हमने बात की थी। उच्चारण स्थान में जो वो कौन कौन से आगे, सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ, ठीक है। तो आई होप आप जो वो सारा समझ चुके हैं। बताइए आपको जो वो ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो आप जो लाइक कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।